हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये पाठशाला आपके लिए जहां सभी सब्जेक्ट के उम्दा कंटेंट लेकर आ रही है, वहीं टीचर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी लेकर आ रही है, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक डिफ़िकल्ट ना लगे आपको और आप इजी वे से हर एक चीज़ समझ सकें। तो उसी तरीके से मैं हिंदी एजुकेटर आपके लिए डेली हिंदी का एक ना एक वीडियो लेकर आती ज़रूर हूँ। और आज जो वीडियो है वो है क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2। उसका तृतीय अध्याय है पतंग। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसको शुरू करें उससे पहले हम आपको एक चीज़ ये बता दें कि ये जो पतंग कविता है आलोक धनवा जी ने लिखी है। आलोक धनवा द्वारा लिखी ये कविता जो हम पढ़ने जाएंगे, इसमें हमने जहाँ मौसम का तब्दीली देखी है कि किस तरीके से भादव गया और जो है शरद का मौसम आ रहा है, उस बदलाव को कितने अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। वहीं पतंग जैसी हल्की सी जो एक वस्तु जो नॉर्मल सी होती है, बच्चे अपने खेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी कितनी अच्छी विशेषताओं को उन्होंने उजागर किया। और वहीं सबसे बड़ा बात जो इसमें बोली गई है इस कविता में, वो है बच्चों का बाल मन जो है वो किस तरीके से उमंगों से उड़ता है इस पतंग के ज़रिए। उनकी चंचलता, उनका उत्साह बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत है। तो इस आज के वीडियो में हम इसका लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे और व्याख्याओं को देखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। क्या देख रहे हैं आप? सबसे तेज बौछारे गई भादव गया, सवेरा हुआ, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब यहाँ पर हमने पूरी इतना एक थोड़ा सा पढ़ दिया आपके लिए। अब इसको लाइन वाइज समझिए क्या है। इसके पहले आपको मैंने जैसे बता दिया कि भादो का महीना ऐसा होता है जब सावन भादो बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम माना जाता है। बहुत बारिश होती है, बादल छाए रहते हैं और हवाएं भी तेज़ चलती हैं। लेकिन जैसे ही भादो का महीना जाता है, शरद आ जाता है, शरद ऋतु आ जाती है। अब शरद ऋतु में क्या होता है, आसमान साफ हो जाता है, हवाएं भी मध्यम पड़ जाती हैं। तो और मौसम भी ऐसा होता है कि जैसे गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हम बाहर नहीं निकलते, ठंड में बारिश होती है, लेकिन शरद ऋतु जो है वो ऐसा मौसम होता है कि हम आराम से बाहर एंजॉय कर सकें, इस तरीके से होता है। तो अब ये हमने बता दिया मौसम के बारे में। तो अब वही बोल रहे हैं, सबसे तेज बौछारे गई भादव गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारे अर्थात भादव का महीना जो बारिश का महीना है वो चला गया है, जिस समय बहुत तेज बारिश होती है वो चला गया, सवेरा हुआ यानी कि एक दिन सुबह का टाइम है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब देखिए यहाँ पर कौन आ रहा है, वो आ रहा है शरद का मौसम आ रहा है, शरद ऋतु आ रही है। तो अब शरद ऋतु में क्या है, आसमान क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो वही अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब नई चमकीली साइकिल उन्होंने क्यों बोला, बारिश के महीने में जब बारिश होती है तो सारा वातावरण धुल जाता है, तो जो डस्ट वगैरह पौधों पर होती है या सड़कों पर होती है, कुछ भी होता है, सब कुछ क्लीन अप हो चुका होता है। और जब सवेरा होता है, सूरज निकलता है, तो सब कुछ जैसे लगता है कि नया नया है। आप इस चीज़ को खुद फील करते होंगे कि जब बहुत ही डस्टी वेदर हो जाता है और बारिश हो जाए तो सब कुछ कैसा धुला सा, साफ सा हो जाता है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि सवेरा हुआ और नई चमकीली साइकिल का तात्पर्य है कि वातावरण पूरी तरीके से स्वच्छ है, साफ है, धुला हुआ है और वो चमक रहा है। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब वेदर जब साफ होगा तो बच्चे, जैसे बारिश में बच्चे घर के अंदर बैठे रहते, बेचारे खेलने नहीं जा पाते। उससे पहले ग्रीष्म ऋतु होती है, तब भी गर्मी इतनी होती कि तब भी वो बेचारे बाहर नहीं निकल पाते। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि जब वेदर साफ हो गया, सब कुछ हो गया, अब मौसम ऐसा है कि वो बच्चों को बुला रहा है, आओ
अब ये घंटी बजाने का जो तात्पर्य, जब साइकिल चलती है बहुत तेजी से तो घंटी बजाई जाती है। अब वेदर जो साफ है, धुला हुआ है, तो वो बच्चों को आकर्षित कर रहा है कि अपने घर से बाहर निकलो, बाहर आओ, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब सब कुछ धुला, साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ है, वेदर अच्छा है, आपका मौसम हल्का ठंडा हल्का गर्म होता है, तो वो आपको बाहर बुला रहा है बच्चों को कि बाहर आओ। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब वो किनको बुला रहा है? जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उनको बाहर बुला रहा है कि बाहर आओ, चमकीले इशारों से, यानी खुले साफ मौसम से बाहर बुला रहा है, आओ। और जो है आसमान को उसने इतना मुलायम बनाया। अब आसमान को इतना मुलायम बुलाने का तात्पर्य क्या है कि गर्मी जब होती है तो धूप बहुत तेज होती है, हम आकाश की तरफ देख नहीं पाते, ठीक है। फिर जब बारिश होती है तो बादल होते हैं तो भी हवाएं तेज चलती हैं, और जब धूप निकलती है तो भी बहुत तेज धूप होती है। बारिश के मौसम में भी जब धूप निकलेगी तो बहुत तेज होती है। तो अब जो मौसम आया उसमें मतलब आसमान में धूप होती है लेकिन इतनी मुलायम होती है कि हम लोग आसानी से निकल सके, आसमान की तरफ दे सके, एंजॉय कर सके। यानी टोटली मिला के एक प्रेजेंट वेदर होता है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं। तो वही एकदम आसमान को उसने मुलायम बना दिया कि मतलब सूरज निकला है लेकिन उसकी रोशनी बहुत मध्यम है कि आओ पतंग उड़ाओ। क्योंकि बच्चे जब पतंग उड़ाएंगे तो उनकी निगाह आसमान में रहती है और बहुत तेज रोशनी जब होती है तो वो पतंग भी नहीं दिखती। लेकिन अब जो रोशनी है वो क्लियर है, अब वो लोग आराम से बाहर देख सकते हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब यहाँ पे क्या बताया? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखिए जब बारिश का महीना होता है, आसमान में बादल होते हैं तो सुबह उगते हुए सूरज की लालिमा आसमान में दिखती नहीं है। लेकिन अब क्या है, आसमान साफ है तो जब सूरज निकल रहा है तो उसकी लालिमा जो है वो चारों तरफ आकाश में दिख रही है। तो इसीलिए उसकी तुलना कैसे की गई? खरगोश की लाल आंखों से। शरद आया, शरद मतलब शरद ऋतु आ रही है पुलों को पार करती हुई। अब पुलों को पार करने का यहाँ तात्पर्य क्या है? वर्षा ऋतु की जो हडल्स थे, यानी कि वो जो बादल थे, उन सभी को अब हटा चुका है। वो पुल जो है ना, चढ़ने पड़ते उतरने पड़ते, मेहनत करना पड़ता है, उतार चढ़ाव होता है, तो उन सभी को पार करते हुए वो आ रहा है कि पतंग ऊपर उठ सके। अब वेदर साफ है तो ये वेदर शरद ऋतु ने इसीलिए साफ किया है कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। अब पतंग देखिए, अब वैसे तो आसमान में बहुत कुछ उड़ता है लेकिन इससे हल्की चीज कोई नहीं होती, पतंग से हल्की चीज कोई नहीं होती। तो इसीलिए आसमान इतना नरम बनाया गया है कि दुनिया की जो सबसे पतली और सबसे हल्की वस्तु आसमान में उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके। ये पतंगी कागज से बनता है ना, बहुत ही पतला कागज होता है जिससे पतंग बनती है ना, तो उसको वो बताया गया है कि इसलिए करता है ताकि इतना पतला कागज आसमान में उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब वो जो उसमें जो चारों तरफ पतंग बनाया जाता है वो कैसा होता है? बांस का बना होता है ना, तो वो बांस की पतली कमानी भी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब वेदर अच्छा है, बच्चे बाहर निकलेंगे, पतंग उड़ेगी तो उनकी सीटियां भी हैं, किलकारी, उनकी आवाज भी निकलेगी। वेदर साफ है तो तितलियां भी चारों तरफ उड़ेंगी। अब यहाँ तितलियां उड़ने का तात्पर्य यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे लिया गया है कि बच्चे भी जैसे तितलियां साफ वेदर में निकलती हैं, इंजॉय करती हैं, वैसे ही इस वेदर में बच्चे बाहर निकलेंगे और तितलियों की तरह इधर उधर मंडराते हुए, सीटियों और किलकारियों का शोर करते हुए इधर से उधर टहलेंगे। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ ही साथ शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब एक चीज आपको हम साफ बता दें, ये चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग है जो आपको एमसीक्यूज या क्वेश्चन में पूछा जाएगा जब आप उलझोगे। भादो मास है यानी कि महीने का नाम है, शरद ऋतु का नाम है अर्थात मौसम का नाम है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। महीना और ऋतु दो अलग अलग होती हैं। तो क्या किया है, भादो का महीना गया है और शरद ऋतु आ रही है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है
कवि शरद का मानवीयकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। अब यहाँ पर शरद जो कि प्राकृतिक है उसको मानवीयकरण किया गया है, यानी कि साइकिल चलाने का काम मानवों द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ पर उसका मानवीयकरण करके प्रस्तुत किया गया है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया की सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां मारने लगते हैं और किलकारियां खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। तो अब बच्चों और जैसी तितलियां नाजुक और कोमल होती हैं, और जब वो आपने कहीं तितलियों को, बहुत सारी तितलियों को उड़ता देखा होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, उसी तरह बच्चे भी जब खेलते हैं तो उन तितलियों की तरह ही चंचल लगते हैं। आगे पढ़ते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग सो अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। अब यहां पर बच्चों के बारे में, अभी हमने पहला जो पैरा 2 पढ़े उनमें हमने वेदर के बारे में और जो है ऋतु के बारे में देखा और पतंग के बारे में। अब यहां पर हम देखने जा रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में कि किस तरीके से बच्चों के बारे में बताया गया है। बच्चे क्या हैं? जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास जानते हो? कॉटन देखा है ना आपने? कॉटन थोड़ा हार्ड होता है। कपास का फूल अगर कभी देखा हो तो वो कपास जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिससे सूती कपड़ा बनता है, आप सभी जानते होंगे कॉटन, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है। तो जिस तरीके से कपास मुलायम होता है उसी तरीके से बच्चे भी मुलायम होते हैं। अब जन्म से लाते हैं, अब बच्चे जब जन्म लेते हैं तब भी बहुत मुलायम होते हैं, थोड़े बड़े होने तक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों की तुलना कपास के साथ करी जा रही है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब देखिए, पृथ्वी तो इतनी तेज घूमेगी नहीं कि उनके बेचैन, पृथ्वी तो हमेशा हमारे पैरों के नीचे रहती है। तो इस लाइन का तात्पर्य ये है कि वे बहुत तेज दौड़ते हैं, जैसे लगता है कि वे दौड़ नहीं रहे, पृथ्वी घूम रही है। मतलब अगर उनको कोई चीज़ हो, आप बच्चों को अभी कभी रनिंग करते देखो ना, तो उनकी स्पीड कितनी तेज होती है। तो अर्थात जैसे लगता है कि पृथ्वी ही जोर जोर से उनके पैरों के नीचे से निकल रही है, ना कि वो बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। तो अर्थात बच्चों में बहुत स्फूर्ति, गतिशीलता होती है, ये चीज़ इस लाइन के जरिए व्यक्त किया है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, पृथ्वी बेचैन पैरों के पास कब आती है? जब वे बहुत बेसुध होकर दौड़ते हैं। अब बेसुध होकर कब दौड़ते हैं? अब कभी आपने बच्चों को देखा है पतंग जब कटती है तो कितनी बुरी तरीके से बगैर कुछ देखे बस नजरें आसमान में है और वो दौड़ रहे हैं कि किसी तरह उस पतंग को पकड़ ले, यही देखा है ना? तो वही चीज, वो बेसुध हो जाते हैं, उनका ध्यान सिर्फ उस पतंग के ऊपर होता है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब क्या दिया? छतों को नरम बताया। अब छत अगर होगी तो देखिए हार्ड होती है, वो नरम तो होती नहीं गद्दे की तरह, लेकिन वो इतनी तेजी से दौड़ते हैं कि उनके कदम पूरी तरीके से छत पर पड़ते भी नहीं हैं। तो वही चीज, वो कठोर चीज भी उनकी, मगर वो बेसुध है पतंग के पीछे, उनका ध्यान सारा पतंग के पीछे है, तो वो जो कठोर छत है वो भी उनको नरम लगने लगती है।
दिशाओं को मृदंग की तरह बजा। मृदंग जानते हो ना, एक लंबी सी ढोलक होती है। एक ढोलक तो आप लोगों ने देखी है घरों में जो बजाती है शुभ मंगल कार्यों पे, वो छोटी सी ऐसे करके गोल सी होती है। मृदंग जो होता है वो ऐसे करके लंबी ढोलक होती है, उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही लाउड होती है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जब वो दौड़ते हैं तो उनके मुंह से आवाज़ें भी निकलती हैं, पैरों से भी आवाज़ें निकलेंगी, दौड़ने भागने की जो आवाज़ें होती हैं, मुंह से भी होता है। तो चारों तरफ बहुत शोर होता है, बहुत लाउड जो होता है वो आवाज़ें होती हैं। तो इसीलिए उसको क्या बोला है, मृदंग की आवाज़ की तरह। क्योंकि बच्चों का खुश होना यानी कि आसपास का वातावरण बहुत प्रसन्नचित है, ये चीज़ बताया गया। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरते हुए अर्थात जब वो दौड़ते हुए आते हैं, तब छतें भी नरम हो जाती हैं और चारों दिशाओं से खूब आवाजें आती हैं मृदंग की तरह। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। अब आपने बच्चों को दौड़ते देखा है ना कि कभी कभी वो एकदम किनारे तक आएंगे और अपने इतना लचीली बॉडी होती है कि गिरने से अपने आप को बचा लेती। हम अगर डगमगाएं तो शायद हम गिर जाएं, लेकिन बच्चों की बॉडी में एकदम एक ब्रांच यानी कि जो पौधे की जो डाली होती है नरम वाली, उसकी तरह उनका बिल्कुल शरीर नाजुक होता है। तो वही चीज ने बताया कि डाल की तरह वो एकदम नचीले होते हैं और छतों के किनारों तक आकर भी वो अपने आप को बचा लेते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित अर्थात वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं पतंग को लूटने के लिए, तो और उस लचीलेपन के कारण वो गिरने से बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। अब पतंग किससे उड़ रही है, धागे से उड़ रही है ना, तो वो पतंग को लूटने का जो एक्साइटमेंट होता है वो उन्हें छतों से गिरने से बचा लेता है। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी लोच आदि लेकर पैदा हुए हैं। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। जैसे मृदंग का जो आवाज होती है उसी तरीके से चारों दिशाओं में वो आवाज गूंजती है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। किसकी तरह, डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। देखा है ना आपने, एकदम साइड तक आ जाते हैं। यहां उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे होता है, उनकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित होता है। तो क्या मतलब, वो जो एक डोर से जो पतंग उड़ाई जा रही है उनका सारा ध्यान उसी डोर से बंधी पतंग की ओर होता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। अब आते हैं तीसरे पद्यांश, और ये आखिरी हमारा जो है पद्यांश है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब इसका क्या तात्पर्य है, देखिए सुनिए। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। ठीक है, जैसे पतंग आसमान में उड़ रही है सिर्फ एक डोर से, तो उस पतंग, वो पतंग देखिए कितनी बड़ी सी है, हल्की सी है, उड़ रही है। तो बच्चों को भी यहाँ वैसे ही हल्का बताया गया है। और वो किस तरीके से उड़ रहे हैं आसमान में, रंधों मतलब क्या होते हैं, आपके जो ये रोमांच जब होते हैं ना, तो हमारे ये जो रोंगटे खड़े होते हैं, ठीक है ना, पोर जो होते हैं, इनको हम रंधों कहते हैं। तो हम जब एक्साइटेड होते हैं तो ये अक्सर हमारे रोए खड़े हो जाते हैं ना। तो वो रोमांच जो है उनके मन में इस हद तक भरा है कि वो उन पतंगों के साथ ही ऊपर उड़ने लगते हैं।
अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और कभी कदार जैसे वो छत के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं, अक्सर तो बच जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई बच्चा तो गिरता ही है ना, गिर जाते हैं और बच जाते हैं तब तो। अब बच्चों का शरीर लचीला होता है, उन्हें इतनी जल्दी चोट नहीं लगती है। मान लो सपोज वो गिर भी गए और गिरने के बाद बच गए, तो उसके बाद क्या होता है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। अब उनके अंदर क्या होता है, एक निडरता आ जाती है, अरे हम तो छत से गिर गए यानी कि हम बहुत स्ट्रांग हैं। तब वो और ज्यादा निडर हो जाते हैं, और तब डबल एक्साइटमेंट के साथ वो सूरज के सामने आने का तात्पर्य क्या है, तब वो खुले आसमान के नीचे इन पतंगों के लिए और निडर होकर तेजी से भागते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, यानी कि जब वो बच जाते हैं तब सूरज के यानी कि दिन के समय पतंगों के पीछे वो डबल जोश के साथ उस पतंग के पीछे भागते हैं, और मतलब डबल तेजी होती है उनके अंदर। अब देखिए इसकी व्याख्या। कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देख बच्चों के मन में भी आकाश में उड़ रहे होते हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। तो मैंने बोला ना कि वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम जैसे एक्साइटेड हो जाते हैं, स्टॉनिक हो जाते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वही रोंगटे जो हैं उनको उड़ने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड करते हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है, वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर से पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। ऐसा नहीं कि गिर गए तो डर के बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता। वो दूसरे दिन और डबल जो है क्या कहते हैं उत्साह के साथ पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। तो देखा ना कितनी अच्छी कविता थी, जहां पर बच्चों के बारे में, पतंग के बारे में, ये सभी हमें आलोक धनवा जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो इसी तरीके से हमारे चैनल यानी कि ये डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के साथ जुड़े रहिए, आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। तो इस कंटेंट के साथ आप पढ़ोगे तो आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन तो हमने करा दिया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जो आपके लिए लेकर आएंगे वो रहेगा इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।